ओके, लास्ट टाइम हम लोग अधिशोषण के प्रकार के बारे में पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। अब विद्यार्थी इस वीडियो में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन पे विचार करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, अधिशोषण क्या है? अधिशोषण क्या है, कॉमा, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें। प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें एवं इसका उपयोग बताएं। चलो, प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें और क्या है बाबू, इसका उपयोग बताएं। हो गया। क्वेश्चन है अधिशोषण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को लिखें और इनका उपयोग बताएं। बहादुर, चलिए सामने देखिए। सबसे पहले आप अधिशोषण का परिभाषा बोल देंगे कि किसी ठोस या द्रव पदार्थ की सतह पर कणों के सांद्रित होने की घटना अधिशोषण कहलाती है। ओके, इसको प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्न हैं। पहला बाबू, इसको प्रभावित करने वाला पहला कारक है अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति। देखो बाबू, अधिशोषक तथा अधिशोष्य की प्रकृति कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बाबू कि यदि अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों अर्गों के मध्य जो आबंध लगता है उसकी प्रकृति स्ट्रांग, प्रबल आकर्षण बल हो तो वे एक दूसरे से काफी मजबूती से जुड़ जाते हैं, आसानी से सांद्रित हो जाते हैं। यदि आकर्षण बल मजबूत न हो तो जल्दी सांद्रित नहीं। दूसरा पॉइंट है तापमान। प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है टेम्परेचर। भाई जी, आपको पता है कि भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पे संपन्न होता है, जबकि विद्यार्थी तीसरा है प्रेशर, दाब, यानी दाब पे भी डिपेंड करता है कौन सा जी, अधिशोषण। जैसे आपको पता है, मैंने बताया था कि दाब में वृद्धि के साथ साथ भौतिक अधिशोषण में परतों की वृद्धि होती है, जिससे भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण यस। दाब के बाद विद्यार्थी चौथा पॉइंट है पृष्ठीय। ये जो है अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। यदि अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल उच्च होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा, तो अधिक से अधिक अणु उसके सतह पे आकर के सांद्रित होंगे। यदि क्षेत्रफल कम होगा तो विद्यार्थी सांद्रित कम होंगे। यही कारण है कि विद्यार्थी जनरली अधिशोषक पदार्थों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर उपयोग किया जाता है, जिससे उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ये अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक हो गए। अब हम लोग को क्या करना है विद्यार्थी? यस भाई लोग, अधिशोषण का उपयोग क्या है? तो पहला उपयोग है विद्यार्थी उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। उच्च निर्वात उत्पन्न करने में किसका उपयोग होता है? जैसे मान लीजिए कि विद्यार्थी यहाँ पे एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में मुझे निर्वात यानी कोई वायु नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग एक ऐसे अधिशोषक को लाएंगे जो इन गैसीय अणुओं को अपनी तरफ क्या कर ले, खींच ले। तो इसको वैक्यूम करने के लिए भी कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाती है? तो अधिशोषण का उपयोग हो गया हम लोग का। अधिशोषण का बाबू उपयोग हो गया पहला क्या, उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। दूसरा, आप लोग को बबुआ पता है कि अपने वायुमंडल में बहुत सारे गैस है, जिसमें अक्रिय गैस भी है। इन अक्रिय गैसों को पृथक करने के लिए भी किसका उपयोग होता है? यस,
अक्रिय गैसों को पृथक करने में, पृथक करने में। तीसरा है क्रोमेटोग्राफी में। देखिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये दिमाग में होना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, वो क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट, याद है आप लोग को मैंने बताया था गैसीय मास्क में जब विषैले या जहरीले वायु में हम लोग प्रवेश करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं भाई, गैसीय मास्क का उपयोग करते हैं जिससे हमें उससे बचाव हो जाती है। तो ये हो गया विद्यार्थी क्या चीज कि गैसीय मास्क के निर्माण में भी किसका उपयोग होता है, अधिशोषण प्रक्रिया का उपयोग होता है। ठीक ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि अधिशोषण क्या है, उसका परिभाषा क्लियर कर लिए। फिर अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और अधिशोषण के उपयोग कौन कौन से। बहुत सारे उपयोग और अधिशोषण के प्रभावित करने वाले कारक है, बट अपना काम हो जाए वैसा मैंने बता दिया। चलिए, ये तो टॉपिक समाप्त हुआ। अब अक्रिय गैसों, तो भाई अलग अलग अक्रिय गैसों की क्रियाशीलताएं अलग अलग होंगी, उसके हिसाब से हम लोग अधिशोषक का उपयोग करेंगे। जिस गैस को हम लोग को अधिशोषित करना, गैस का उपयोग अधिशोषक के रूप में जाता है नहीं। चलिए, ये हो गया अधिशोषण। अब अपने सामने टॉपिक होगा विद्यार्थी उत्प्रेरक, कैटालिस्ट। बताऊंगा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक क्या है। विद्यार्थी बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किए। तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे रसायनों का उपयोग किया जा रहा है जिससे उन अभिक्रियाओं का दर प्रभावित हो जा रहा है, दर प्रभावित हो जा रहा है, लेकिन उनकी मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि जब भिन्न भिन्न रासायनिक अभिक्रिया के दरों का अध्ययन कर रहे थे बर्जिलियस, तो उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जिसकी उपस्थिति के कारण रासायनिक अभिक्रियाओं का दर परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि बढ़ भी जा रहा है और घट भी जा रहा है, लेकिन उनकी मात्रा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे पदार्थों को उन्होंने क्या नाम दिया, क्या नाम दिया, और यह प्रक्रिया जो है विद्यार्थी वह क्या कहलाई, उत्प्रेरण कहलाई। तो ये उत्प्रेरक क्या है, ठीक विद्यार्थी, उत्प्रेरक क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं उत्प्रेरक वे सभी रासायनिक पदार्थ हैं, वे सभी रासायनिक पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा, क्या बोला गया, हाँ, वे सभी रासायनिक पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देती है। क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, स्वयं अपरिभावित रहते हुए, यानी स्वयं प्रभावित हुए बिना रासायनिक अभिक्रिया के दर को प्रभावित कर देता है। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, वे सभी रासायनिक पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा स्वयं को अप्रभावित रखते हुए रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है, जिसका खोज किसने किया, तो उत्प्रेरक का डेफिनेशन याद हो गया, वे सभी रासायनिक पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देती है। क्या करते हो, परिवर्तित कर देती, मतलब बढ़ाया घटा देती है। तो वे क्या कहलाते हैं, और ये घटना भाई लोग
रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाने या घटाने में जो उत्प्रेरक उपयोग होता है, इस उत्प्रेरक की मात्रा पे कोई प्रभाव। हालांकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में देखा जाता है कि इनका रंग बदल जाता है। क्या होता है? कहिए कि सर रंग बदलना तो मानव का भी स्वभाव है, वो भी समय के साथ रंग बदलता है। क्या भाई? ये तो बेचारा रसायन है। देखो, तो ये हो गया विद्यार्थी उत्प्रेरक और क्या जी? उत्प्रेरक। तो विद्यार्थी हम लोग देख लिए कि उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरण क्या है। और विद्यार्थी क्या देख लिए हम लोग कि इसका खोज किसने किया था? तो बताओ, उत्प्रेरक का डेफिनेशन याद हुआ? वे सभी रासायनिक पदार्थ जिसकी अल्प मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देती है, स्वयं अप्रभावित रहते हुए, तो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। अब बताओ, यह उत्प्रेरण कितने तरह का होता है? ठीक है थी? तो उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है बाबा? दो प्रकार का। कौन कौन? समांगी और विसमांगी। धनात्मक ऋणात्मक तो आप पढ़ ही चुके हो लोग पहले। आइए अब आते हैं हम लोग उत्प्रेरण का प्रकार। उत्प्रेरण का प्रकार। उत्प्रेरण का बताओ बबुआ, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? पहला है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा क्या है जी? विसमांगी उत्प्रेरण। देखिए ध्यान से, ये समांगी उत्प्रेरण कौन है और विसमांगी उत्प्रेरण कौन है? बाबू, समांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है कि उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो। किसमें हो? तो यह क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। और यदि ये तीनों भिन्न भिन्न अवस्था में हो तो विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे बताओ बउआ, ये क्या है? N2 बाबू यहाँ पे बताओ यह क्या है जी? H2 भी एक। और बाबू ये तीनों मिलेंगे दोनों तो बनेगा क्या? NH3 अमोनिया। ठीक है? जो भी उच्च तापीय गैसीय अवस्था में सामान्यतः पाया जाता है, लेकिन इसके दौरान प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है? लोहा, जो एक क्या है? बताओ विद्यार्थी कि यहाँ पे अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक क्या तीनों एक ही अवस्था में है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में है, तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। ओके विद्यार्थी, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक ना? तो एक है विद्यार्थी NO प्लस O2 गोज ऑन NO। अब बताओ हुआ कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड बना है हम लोग का, यह कंपाउंड बना है किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? प्लेटिनम। अब बताओ यह NO भी जो ये NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, यह क्या है बउआ? गैस है। ये भी गैस और ये भी, बट प्लेटिनम एक। तो बताओ बाबू, ये समांगी का एग्जाम्पल हुआ कि विसमांगी का? इसी तरीके से SO2 प्लस O2 गोज ऑन SO, ये जो है V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। यह गैस और यह भी, बट यह। तो बताओ विद्यार्थी, समांगी की विसमांगी? बट
समांगी की बात करते हैं हम लोग। तो बताओ हुआ SO2 एक गैस है, O2 भी एक गैस है। और विद्यार्थी यहाँ पे हमने क्या ले लिया, तो वह भी एक क्या है, और ये बन गया क्या जी, वो भी एक क्या है। अब बताओ यहाँ पे उत्प्रेरण की इस प्रक्रिया में अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में है, तो यह क्या कहलाएगा। और जिसमें भिन्न भिन्न अवस्था में है भी समांगी उत्प्रेरण। कोई दिक्कत? हाँ, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा बबुआ। यहाँ पे क्या बन रहा है, NH3 अमोनिया बन रहा है बाबू। ये अमोनिया बनाने की जो विधि है, इसका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? हैबर विधि। क्वेश्चन पूछा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है? लोहा। याद रहेगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है वो? आयरन। नेक्स्ट ये बताओ कि ये दूसरा जो विद्यार्थी NO2 बन रहा है, इसको जैसे ही जल मिलेगा ये बन जाएगा नाइट्रिक अम्ल। क्या बन जाएगा? ये जो नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है, इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड विधि। क्या बोलते हैं वो? यस, याद रखिएगा, ओस्टवाल्ड विधि। तो अब पूछा था क्वेश्चन कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है? क्वेश्चन ये भी मिलता है हम लोग को कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है जी? प्लेटिनम है। नेक्स्ट बताओ बुआ, यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये SO3 है, और SO3 जैसे ही जल के संपर्क में आता है ये बना देता है H2SO यानी सल्फ्यूरिक। बाबू ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो विधि है, इस विधि को कहते हैं संपर्क विधि। क्या बोलते हैं? संपर्क विधि। तो यहाँ पे जा सकते हैं संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन है? संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? बोलिए जी। V2O। यस। बताइए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। खाली उत्प्रेरक को एग्जाम में ना पूछिए, ये भी पूछ सकता है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किसका निर्माण होता है? नाइट्रिक अम्ल का। संपर्क विधि द्वारा किसका होता है वो? और विद्यार्थी हैबर विधि द्वारा। तो ये भी तो क्वेश्चन बनता है। ये वाला जो विधि है विद्यार्थी, यहाँ भी कहोगे सर ये SO3 जल के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि जो है, इसको बोलते हैं लेड कक्ष विधि। क्या बोलते हैं? लेड माने शीशा, और कक्ष माने कमरा, यानी लेड चेम्बर मेथड। तो विद्यार्थी लेड चेम्बर मेथड द्वारा भी किसका निर्माण होता है? वो लेड कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक कौन सा है? तो भाई लोग, आपको मैंने उत्प्रेरक बता दिया है और उत्प्रेरण भी। एक बार याद पा लीजिए। उत्प्रेरक वे सभी रासायनिक पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा स्वयं को अप्रभावित रखते हुए रासायनिक अभिक्रिया के दर को नियंत्रित कर देता है। यानी ज्यादा तीव्र है तो उसको घटा देगा, यदि बाबू मंद है तो उसको बढ़ा देगा, कर देता है। उत्प्रेरक कहलाता है, और यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है? समांगी उत्प्रेरण और तो बाबू समांगी उत्प्रेरण क्या है? उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, क्या कहलाता है? और उत्प्रेरण की वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक, प्रतिफल और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में न हो तो क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। दोनों का डेफिनेशन लिख करके और दोनों का एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा आपसे। कोई दिक्कत? इतना काम तो आप कर सकते हो लोग, तो अब इस काम को कर लीजिएगा लो। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।